में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन का 35वां दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप कोई भी न्यूज चैनल जब देखते हैं तो क्या जानने के लिए देखते हैं? जाहिर है खबरें देखने के लिए, लेकिन इन खबरों की परिभाषा क्या होनी चाहिए? खबर के मायने आपके दिमाग में क्या है? हर व्यक्ति के लिए खबर के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे माँ बाप के लिए सबसे बड़ा समाचार उनके बच्चों की सलामती की खबर होती है। एक छात्र के लिए सबसे बड़ी खबर उसकी परीक्षा का नतीजा होता है। लेकिन दुनिया भर में पत्रकारों के लिए खबरों की परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। पत्रकार कई बार सिर्फ नकारात्मक खबरों, महामारियों, दुर्घटनाओं और मृत्यु के आंकड़ों को ही असली खबर मान लेते हैं। लेकिन जो घटना आपके जीवन में बहुत बड़ी होती है, जो घटना आपको भावुक कर देती है या जो घटना आपको बहुत प्रसन्नता देती है, क्या वो खबर नहीं हो सकती? आज हम एक ऐसी ही खबर का विश्लेषण आपके लिए करना चाहते हैं। हरियाणा के पंचकुला में अकेले रहने वाले एक 71 वर्षीय बुजुर्ग को जब पुलिस ने अचानक बर्थडे केक लाकर दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आज जब वो अकेले हैं अपने जन्मदिन पर तो अचानक पुलिस ऐसे आकर एक केक लेकर आ जाएगी। आज हम भावुक करने वाली इन तस्वीरों के जरिए खबरों की असली परिभाषा आपके साथ मिलकर तय करेंगे। और जब जीवन की बात कर ही रहे हैं तो जीवन के साथ साथ आज हम मृत्यु का भी विश्लेषण करेंगे, जो कि दुनिया भर के पत्रकारों का पसंदीदा विषय है। कोरोना वायरस के दौर में सबके मन में सिर्फ मृत्यु का डर है और अपने जीवन काल में पहली बार हम लोग एक साथ मृत्यु को इतने करीब से देख रहे हैं। ऐसा लगता है मृत्यु आसपास घूम रही है और इसीलिए सारे लोग आजकल अपने अपने घरों में बंद हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, हर व्यक्ति हर हाल में जिंदा रहना चाहता है। यही बड़ी चुनौती है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर मृत्यु को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि 150 वर्ष पहले तक औसतन 40 वर्ष जीने वाला इंसान आज औसतन 72 से 80 साल तक जिंदा रहता है। यानी आपदाओं, युद्ध और महामारियों के बावजूद इंसान मृत्यु को टालने में अब तक काफी हद तक सफल रहा है। मृत्यु की व्याख्या पहले सिर्फ धर्मगुरु किया करते थे और कहा करते थे कि मृत्यु रुक नहीं सकती और मृत्यु का सीधा संबंध आपकी किस्मत से है। लेकिन अब वैज्ञानिक लैब्स में इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए आज हम तथ्यों और आंकड़ों की मदद से यह समझेंगे कि क्या आत्मा की तरह शरीर को भी अमर बनाया जा सकता है। और आखिर में हम आपको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। ये पहली बार है जब अमेरिका की सरकार ने यूएफओ की मौजूदगी को स्वीकार किया है। यूएफओज को दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियन से जोड़कर अक्सर देखा जाता है। आपने इनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां सुने होंगे। इसलिए आज हम यूएफओ को लेकर आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है कि वो कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने पर उससे निपटने के लिए तैयार रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं ताकि संक्रमण बढ़ने पर इससे निपटा जा सके। जो मरीज कोरोना संक्रमित नहीं है उनकी अनदेखी न करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 29,974 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 937 लोगों की मौत हुई है। वहीं वायरस के संक्रमण से 7,027 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1594 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 51 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से 20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत की तुलना में 80% ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही इन देशों में भारत से 200 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। कल का अगर हम WHO का डेटा देखें कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन देशों में इंडिया में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उससे 200 गुना डेथ ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में 23% से ज्यादा मरीजों में कोरोना संक्रमण ठीक हो गया है। कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को प्रामाणिक न माना जाए। अभी इस पर ट्रायल जारी है। ऐसे में कोई प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज का दावा करता है तो ये गैर कानूनी है। इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड न कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक
इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को ये इलाज देना अभी ठीक नहीं होगा। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिन भी इसे प्रयोग के रूप में देख रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के खून से प्लाज्मा निकालकर उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है जिसे कोरोना वायरस का संक्रमण है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 3108 हो गए हैं। कोरोना से 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 877 मरीज ठीक हुए हैं। जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के स्टाफ के 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंताजनक बताया है। नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। हर रोज हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है। आज भी शायद हॉटस्पॉट्स की संख्या 96 और 98 के करीब इतनी हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम की कोरोना से आज मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, कोरोना संक्रमण से लड़ रहे सीआरपीएफ के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन के निधन की सूचना से काफी दुखी हूँ। वो अंत समय तक कोरोना महामारी से पूरी वीरता से लड़े। देश की सेवा और आंतरिक सुरक्षा के लिए उनका योगदान हम सभी देशवासियों को प्रेरित करता है। पूरा देश और केंद्र सरकार उनके परिवार के साथ है। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उससे जुड़े क्राइम ब्रांच के 15 लोगों को सेल्फ क्वारंटीन करने को कहा गया है। ये कांस्टेबल निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी जांच टीम में शामिल था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,590 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से 369 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1282 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। धारावी में आज कोरोना के 42 नए मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अहम फैसला लिया है। 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को घर पर रहने का आदेश दिया गया है। मुंबई में 112 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण से मुंबई में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। 8 पुलिस वाले इलाज से ठीक भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों को जेल भेजने की बात कही है। महाराष्ट्र में अब तक 153 जगहों पर पुलिस पर हमला हुआ है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, इनके ऊपर जहाँ भी हल्ला होगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुणे के हॉटस्पॉट इलाके की झुग्गियों से 20,000 लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से लोगों को दूसरी जगह पर रखने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 2043 मरीज हैं। अब तक 31 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि 400 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 5 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 134 हो गई है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर के हॉटस्पॉट इलाकों में बैंकों ने पैसे की निकासी के लिए डोर स्टेप डिलीवरी का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी। योगी सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया 29 अप्रैल को शुरू होगी। इससे पहले राज्य सरकार हरियाणा में फंसे मजदूरों और राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को घर वापस ला चुकी है। प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोटा से वापस लौटे छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अभी देश के अन्य भागों में भी जो भी उत्तर प्रदेश का वासी है उसे सुरक्षित लाने की कार्रवाई और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर पूरी उस पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 164 मामले सामने आए हैं। अब सिर्फ अहमदाबाद में ही 2,543 लोग कोरोना संक्रमित हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,548 हो गई है। गुजरात में अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 394 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हौसला बढ़ाने के लिए सूरत के समरस कोविड केयर सेंटर में मेडिकल स्टाफ और मरीजों ने एक साथ 5 मिनट तक ताली बजाई। वहीं पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब 21 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इसे लेकर पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है। पंजाब में कोरोना के 313 मामले सामने आ चुके हैं।
हरियाणा में आज फिर कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना से 296 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2368 हो गई है। मध्य प्रदेश में 113 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। राजस्थान में 2262 लोग कोरोना संक्रमित हैं। राजस्थान में अब तक 46 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के करीब पहुंच चुकी है। केरल हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती के आदेश पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। निशंक ने कहा, राज्य अपने यहाँ सीबीएसई को छात्रों की कॉपी चेक करने की सुविधा प्रदान करें। एनसीईआरटी की किताबें राज्यों को भेजी जा चुकी हैं, जो जल्द ही छात्रों को मिल सकेंगी। स्कूल खोलने पर छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए गाइडलाइंस भी बनानी होंगी। देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। केंद्र ने मिड डे मील की आवंटन राशि 11% बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दी है। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कराने से इनकार किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं है। छात्रों को आंतरिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर पास किया जाए, जैसे 9वीं और 11वीं के छात्रों को पास किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 22 राज्यों के शिक्षा मंत्री और 14 शिक्षा सचिव शामिल हुए थे। अगर आज हम आपसे ये पूछें कि आप न्यूज चैनल क्यों देखते हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि न्यूज चैनल आप ताजा खबरें जानने के लिए और समझने के लिए देखते हैं। लेकिन ताजा खबरें होती क्या हैं? इन खबरों की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आपने सोचा होगा कि आज हम सबसे पहले या तो आपको यह बताएंगे कि कोरोना वायरस से आज दुनिया भर में कितने लोग और मर गए, कितने लोगों को और संक्रमण हो गया, या हम आपको और राजनीति की कोई नई बात बताएंगे, या ये बताएंगे कि आज कहां कहां दंगे फसाद हुए। यही तो खबरें हैं। और आप भी शायद यही उम्मीद करते होंगे कि 9 बजे का कोई भी बड़ा न्यूज शो इन्हीं खबरों के साथ शुरू होगा और यही खबरों का विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा। क्या इन खबरों की परिभाषा तय करने का इकलौता हक सिर्फ पत्रकारों के पास होता है, या फिर इंसानी भावनाएं भी किसी घटना को एक बड़ी खबर का दर्जा दे सकती हैं? उदाहरण के लिए, किसी भी मां बाप के लिए सबसे बड़ा समाचार उनके बच्चों की सलामती की खबर होती है। किसी भी छात्र के लिए सबसे बड़ी खबर उसकी परीक्षा का नतीजा होता है। तो क्या ये खबरें कभी हेडलाइन नहीं बन सकती? लेकिन आपने नोट किया होगा, पत्रकारों के लिए, दुनिया भर के पत्रकारों के लिए खबरों की परिभाषा इससे बिल्कुल अलग होती है। दुनिया भर के पत्रकार आपको ज्यादातर नकारात्मक खबरें, महामारियों की खबरें, दुर्घटनाओं के बारे में या फिर मृत्यु के आंकड़ों को ही ये असली खबर मान लेते हैं। लेकिन जो घटना आपको भावुक करती है या जो घटना आपको बहुत प्रसन्नता देती है, क्या वो खबर नहीं हो सकती? जो घटना आपकी आंखों में आंसू ला दे या जो घटना आपको जीवन के महत्व के बारे में समझा दे, क्या वो घटना खबर नहीं हो सकती? आज आपको इसी के बारे में तय करना है। और अगर आप इसे सही समझते हैं तो फिर हम इस परंपरा को बदलेंगे कि हेडलाइन क्या होती है। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर हमारे पास आई है हरियाणा के पंचकुला से। आपको आज हम एक वीडियो दिखाएंगे। यह वीडियो सिर्फ आपको ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें छिपी भावनाओं को भी आपको आज महसूस करना चाहिए। इस वीडियो में दिखाई दे रहे इस बुजुर्ग का नाम करणपुरी है। करणपुरी साहब 71 वर्ष के हैं और पंचकुला में रहते हैं। वहां की पुलिस को पुरी साहब के एक रिश्तेदार ने ट्वीट करके बताया कि मंगलवार को, यानी आज, इनका जन्मदिन है। लेकिन आज के दिन ये बहुत उदास होंगे क्योंकि ये अकेले रहते हैं। जन्मदिन किसके साथ मनाएंगे, वो भी इस लॉकडाउन में। पुलिस को यह भी पता चला कि पुरी साहब अपने घर में अकेले रहते हैं और उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। पुरी साहब के रिश्तेदार ने पुलिस से गुजारिश की कि हो सके तो मंगलवार के दिन पुरी साहब का जन्मदिन मनाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लॉकडाउन में आम लोगों के लिए जन्मदिन मनाना मुश्किल है। इसके बाद पंचकुला की पुलिस टीम ने यह तय किया कि वो पुरी साहब का जन्मदिन मनाएंगे, उनके घर जाएंगे। और आज सुबह सुबह पुलिस की टीम अचानक केक लेकर उनके घर पहुंच गई, उन्हें हैरान कर दिया। पुलिस ने करणपुरी के घर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए बाहर ही खड़े होकर उनका जन्मदिन मनाया। और जाहिर है
पुरी साहब ने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन का 71वां जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा। और जिन पुलिस वालों को जिस खाकी वर्दी को सख्ती के लिए जाना जाता है, जिसे दूर से देखकर ही डर लगने लगता है, वो वही लोग केक लेकर उनके किसी अपने की तरह उनके दरवाजे पर खड़े होंगे और उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे होंगे। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था पुरी साहब के लिए। इसलिए सबसे पहले आज आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है सर आपका? हाँ हाँ जी, मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आपको किसने बताया? टू यू। लो सर, केक काटिए। अब मैं आपको क्या ऑफर करूँ? मेरा बच्चे बाहर रहते हैं, मैं क्या बना पाऊँ? कोई बात ना सर, आपकी फैमिली हम भी, ऐसी बात थोड़ी है। तभी तो आपके बच्चे हैं सर, आपके बच्चे। अंकल जी कोई वो नहीं। आइए अंकल, प्लीज आइए, केक कटिंग करो। कैप लगा के। 70 साल के आदमी को। कोई बात ना अंकल जी, कोई बात ना। Thank you, you made my day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. Happy birthday to you. आज डीएनए जब खत्म हो जाए तो अपने परिवार में आप बैठकर ये बात कीजिएगा कि क्या ये आपको खबर नहीं लगी, क्या ये खबर आपको अच्छी नहीं लगी, क्या आप नहीं चाहते कि खबरों में अब बदलाव किया जाए। हर दिन हर रोज़ सबसे पहले आपको नकारात्मक खबरें जब हम दिखाते हैं, मौत की खबरें दिखाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उससे एक ब्रेक चाहते हैं? ये बात आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर कीजिएगा। 71 साल के इस बुजुर्ग के 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं। उनका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और दूसरा अमेरिका में रहता है। अब जरा सोचिए, जीवन के इस मोड़ पर, कोरोना के इस घबराहट पैदा करने वाले माहौल में, घर में अकेले रह रहे किसी बुजुर्ग के पास जाकर अगर पुलिस जन्मदिन की इस तरह बधाई दे और कहे कि हम भी आपके बच्चों की तरह ही हैं, तो कैसा लगेगा? पुरी साहब ने भी उन तक पहुंचने के लिए हरियाणा पुलिस और इस खबर को दिखाने के लिए जी न्यूज़ को धन्यवाद दिया है। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरे को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे होगा सुबह सुबह। और ये मैं अकेला रहता हूँ तो इमोशनल हो गया मैं, बस उसको ज़रा ज़्यादा ही। और वो बच्चे आए थे जो लेडी कांस्टेबल थी 4 और एक जेंट था उनके साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना फैल जाएगा एकदम। बस, और अकेले आदमी के लिए तो सच्चा बर्थडे हो ही नहीं सकता, कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। ये रूप देख के तो मैं अपने आप ही बड़ा हैरान रह गया कि ये हुआ क्या सुबह सुबह। और उन्होंने ये नहीं पहले बताया कि भाई केक वगैरह लेके आए हैं, तो वो आए, मैं अंदर था, मैं यहाँ तक आया, मैंने कहा जी। कहते जी आपका नाम करण है? मैंने कहा हाँ जी। आप अकेले हो? मैं कहा हाँ जी। फिर उन्होंने निकाला केक, और मैं डायबिटिक हूँ, तो मैंने सिर्फ मुंह में थोड़ा सा डाल दिया। मैंने कहा बच्चे आप खा लो, और मेरे आंखों से आंसू आ गए। पुलिस का ये रूप देख के मैं हैरान रह गया। तो आज हमने ये एक नया प्रयोग आपके साथ किया है, और आपने देखा होगा कि पुरी साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, कितने भावुक वो हो गए थे। और देश भर में जो माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं या जो अभी अकेले रह रहे होंगे, वो समझते होंगे इस खुशी को। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होंगे जो इस समय अपने माँ बाप के पास नहीं होंगे,
किसी कारण से, वो भी इस खुशी को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आज डीएनए देखने के बाद जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को फ़ोन कर सकते हैं, और जो माँ बाप हैं अगर वो चाहें तो वो भी अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। समाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आचार। सम का मतलब होता है समानता और आचार का अर्थ होता है आचरण। यानी समाचार में समान आचरण का और निष्पक्षता का बहुत महत्व होता है। लेकिन इंसानी भावनाओं को समझना और उसमें भी खबर को ढूंढ लेना सच्चा आचरण होता है। और जहां तक बात निष्पक्षता की है तो आप कह सकते हैं कि निष्पक्षता का अर्थ असंवेदनशील हो जाना बिल्कुल नहीं है। आज जब चारों तरफ जीवन में भयभीत करने वाली खबरें आपके पास आ रही हैं, आप कहीं भी अखबार उठाइए, न्यूज़ चैनल्स उठाइए, फ़ोन उठाइए, हर जगह से आपको डराने वाली खबरें आ रही हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया ठहर सी गई है। कहा जा रहा है कि जीवन चलने का नाम नहीं, इस समय जीवन रुक जाने का नाम है। तो ऐसे में नकारात्मक खबरों से सकारात्मकता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? निराशा के इस दौर में खबरों की परिभाषा में संशोधन की अब बहुत जरूरत है। आपने अपने जीवन में इतने सारे संशोधन कर लिए हैं, इतने सारे बदलाव आपने कर लिए हैं, हो सकता है खबरों में भी अब बदलाव करने का सही समय आ चुका है। और यही वजह है कि कल भी हमने आपको पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की खबर दिखाई थी। हरजीत सिंह का कटा हुआ हाथ दोबारा जुड़ जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। उनके जीवन की सबसे बड़ी खबर यही है कि उनका हाथ जुड़ गया, और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर उन्हें खुशी दे सकती है तो आपको हौसला भी दे सकती है, और इसलिए हमने कल भी इस खबर को डीएनए में जगह दी थी, क्योंकि ये खबरें आपके जीवन को और आपके सोचने समझने के तरीके को बदल सकती हैं। आज आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर सोचिएगा कि क्या ऐसी घटनाओं को खबर का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। आप हमें यह जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बाद ही हम और आप मिलकर खबरों की इस नई परिभाषा को तय करेंगे। जीवन में जो प्रसन्नता होती है वो अनमोल होती है, उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन जीवन के बाद हम मृत्यु की भी आज बात करेंगे, क्योंकि मृत्यु के बारे में सब लोग आजकल बात कर रहे हैं। मृत्यु है क्या? आज सबसे पहले हमने देखा कि न्यूज़ की खबर की परिभाषा क्या होती है, लेकिन आज हम मृत्यु की परिभाषा पर भी बात करेंगे और यह देखेंगे कि क्या अब समय आ गया है जब मृत्यु की परिभाषा को भी बदल दिया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म के साथ ही मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। मृत्यु ही शाश्वत सत्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता है, वैसे वैसे आप मृत्यु के और करीब पहुंचते जाते हैं। मृत्यु शब्द सुनकर सब डरते हैं और कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। हम हमेशा मृत्यु के बारे में बात करने को टालना चाहते हैं। कल करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन कोरोना वायरस के संकट काल में चारों तरफ सिर्फ मृत्यु की ही चर्चा हो रही है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपके मन में यह ख्याल जरूर है, क्योंकि अपने जीवन काल में हम सब पहली बार शायद इतने करीब से मृत्यु को देख रहे हैं। इसलिए हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या इस वायरस से होने वाली मौतों को टाला जा सकता है? क्या मैं इस वायरस से बच पाऊंगा? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? और सबके सामने अभी यही चुनौती है, जिंदा रहने की चुनौती, और सब लोग जीवित रहना चाहते हैं। मृत्यु के पास कोई नहीं जाना चाहता। और अगर कोरोना वायरस जल्द खत्म हो भी गया तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि कोई और वायरस आने वाले समय में लोगों की जान नहीं ले लेगा। वायरस, महामारियां, अकाल, रोग और प्राकृतिक आपदाएं आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों वर्षों से लोगों की मृत्यु का कारण बनती रही हैं, और जब यह सब कुछ नहीं होता तो युद्ध हो जाते हैं। तो क्या मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर उसके सामने घुटने टेक दिए जाएं? आपने देखा होगा अभी तक हम सब मृत्यु के सामने हमेशा आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और हम जानते हैं कि मृत्यु का जो समय निश्चित हो गया उसे अब कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या यह सही है? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? क्या यह मान लिया जाए कि अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो जीवन के लिए लड़ने का फिर फायदा क्या है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, लेकिन संकट के इस दौर में अब शरीर को भी अमर बनाने की बात हो रही है। तो क्या शरीर को अमर बनाया जा सकता है? यानी मृत्यु के इस भय ने इंसानों की अमर होने की भूख को एक बार फिर से जगा दिया है। सब अमर होना चाहते हैं, और अगर हम आपसे पूछें तो आप भी शायद यही चाहेंगे कि आप भी अमर हो जाएं।
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इंसानों ने एक हद तक मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पिछली 2 शताब्दियों में इंसानों की औसत आयु 40 साल से बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। कुछ विकसित देशों में तो यह औसत आयु 80 वर्ष भी हो चुकी है। यानी आज से 100-150 साल पहले तक ज्यादातर इंसानों की नियति में कम उम्र में ही मर जाना लिखा होता था, जिसे हम अपनी किस्मत मान लेते थे। भगवान को यही मंजूर था, हमारी उम्र इतनी ही लिखी थी। लेकिन आज विज्ञान और तकनीक की बदौलत मानव जाति इस नियति को बदलने में सफल रही है। पहले लोग औसतन 40 वर्ष जिया करते थे और अब लोग ऐसा मानते हैं कि 40 साल के बाद तो असली जीवन शुरू होता है। तो क्या यह भी संभव है कि कभी इंसान ये कहने लगे कि 72 और 80 वर्ष की औसत आयु को आने वाले वर्षों में 150-200 वर्ष तक हम ले जाएं और फिर उसके कुछ वर्षों के बाद इंसान अमरता का वरदान हासिल कर ले, अमर हो जाए। ये सब बातें आपको शायद अभी कल्पना लग रही होंगी, लेकिन सच यही है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी कंपनियां और शोधकर्ता इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। गूगल वेंचर्स की शुरुआत करने वाले अमेरिकी उद्योगपति बिल मैरिस ने कुछ वर्ष पहले दावा किया था कि विज्ञान और तकनीक की बदौलत इंसान कम से कम 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। वर्ष 2013 में इस दिशा में काम करने वाली कंपनी कैलिको की स्थापना की गई। यह कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसका उद्देश्य इंसानों की उम्र को बढ़ाना है। यह कंपनी 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इंसानों की उम्र बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति रे कर्जवेल का दावा है कि वर्ष 2045 तक इंसान अपना मस्तिष्क मशीनों में अपलोड करने में सक्षम हो जाएगा। यानी आप शारीरिक रूप से अमर हों या ना हों, लेकिन आज से 25 वर्षों के बाद आपका दिमाग जरूर डिजिटल रूप में अमर हो जाएगा। जैसे आज आप कोई भी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अपलोड कर सकते हैं, iCloud में उसे सेव कर सकते हैं, ऐसे ही आपके दिमाग का जो डेटा है उसे भी अब से 25 सालों के बाद कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सकेगा। यानी शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी आपकी यादों और भावनाओं को हमेशा के लिए स्टोर करके रखना संभव हो जाएगा। अमेरिका के बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के एक शोध के मुताबिक इंसानों की उम्र को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना संभव है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु उन लोगों की हो रही है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। लेकिन ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की कुल आबादी में 60 वर्ष तक के लोगों की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 21% हो जाएगी। हो सकता है कि तब लोग कहने लगें कि 60 इज द न्यू 40। अभी आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 40, लेकिन हो सकता है तब कहने लगें कि लाइफ बिगिंस एट 60। वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया में 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की हिस्सेदारी भी 2% से बढ़कर 4% हो जाएगी। यानी महामारियों और दूसरी परेशानियों के बावजूद लोग ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहने में सफल रहेंगे। शोधकर्ताओं का दावा है कि अगली सदी की शुरुआत तक इंसान के महत्वपूर्ण अंगों को मशीनों और कंप्यूटर से बदलना संभव हो पाएगा। यानी अगर किसी इंसान का कोई अंग काम करना बंद कर देगा तो उसकी जगह मशीनें ले लेंगी। प्रसिद्ध लेखक युवल नोआ हरारी अपनी किताब होमो डेयस में लिखते हैं कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है। यानी यह शरीर में आने वाली एक तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु होती है इसे हम क्या माने? ये शरीर में आने वाली कोई तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से आपका सिस्टम, आपका इंजन बंद हो गया, या फिर यह भगवान की मर्जी है? युवल नोआ हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक इस टेक्निकल ग्लिच को लैब्स में सही कर सकते हैं, प्रयोगशालाओं में इसे ठीक किया जा सकता है और मृत्यु को टाला जा सकता है, यानी इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ होता है मनुष्य और डेयस का अर्थ होता है देवता। यानी युवल नोआ हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यह बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी और साइंस के दम पर हम कई प्राकृतिक आपदाओं को टालने में सफल रहे हैं, गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ पाए हैं और भुखमरी और गरीबी पर भी हमने काफी हद तक काबू पाया है। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी में जब पूरी दुनिया में ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली तो लोग इसे ईश्वर का प्रकोप मानते थे।
इस महामारी में करीब 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की तब मौत हुई थी। इसके बाद वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी पूरी दुनिया में फैली। इस महामारी से भी करोड़ों लोग तब मारे गए थे, लेकिन तब तक महामारियों को लेकर अंधविश्वास कुछ हद तक कम हो चुका था। हालांकि ये तब भी था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और अखबारों में विज्ञापन देकर तब भी फेस मास्क इस्तेमाल करने की सलाहें दी जा रही थी, लेकिन इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक कुछ भी पुख्ता तौर पर कहने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद जब HIV एड्स नाम की महामारी फैली तो इसका जीनोम सीक्वेंस तैयार करने में वर्षों का समय लग गया था। अभी तक भी पूरी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन 2012 में जब मर्स नाम की बीमारी फैलनी शुरू हुई तो भी वैज्ञानिकों ने महीने भर में उसके जीनोम का पता लगा लिया था और इस कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस को तो सिर्फ 3 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। यानी इंसान की न सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता पहले से बेहतर हुई है, बल्कि कभी दैवीय आपदा मानी जाने वाली महामारियों को अब लैब्स में नियंत्रित करना भी संभव हो गया है। पहले मृत्यु जैसे विषयों की व्याख्या सिर्फ पंडित, मौलवी, पादरी और दर्शन शास्त्री ही कर पाते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने लगे हैं। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों पर एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र के आर्टिकल 3 के मुताबिक हर इंसान के पास जीवन का अधिकार है, लेकिन यह घोषणा पत्र यह नहीं बताता कि इंसानों के पास जीवन का यह अधिकार कितनी उम्र तक जीने के लिए है। जाहिर है, जीने का अधिकार असीमित भी नहीं हो सकता और असीमित हो भी सकता है, बशर्ते विज्ञान मृत्यु को हराने में सफल हो जाए। आपने संकट काल के दौरान एक और बात पर गौर किया होगा। आपने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च धार्मिक किताबों में लिखी बातों को नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा कही गई बातों को इस समय मान रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान के जितने भी दरवाजे हैं अभी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, सब बंद हैं आपके लिए। और सारे जो मौलवी हैं, सारे पादरी, सारे पंडित आपको यही कह रहे हैं कि अपने घर में रहकर प्रार्थना कीजिए, यहां मत आइए। यानी धार्मिक शास्त्र मृत्यु की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन उसे रोकने या टालने का काम सिर्फ विज्ञान ही कर सकता है, और पूरी दुनिया में फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मृत्यु के बाद आत्मा अपना शरीर वैसे ही बदलती है जैसे आप अपने वस्त्र बदलते हैं। आधुनिक भाषा में आप कह सकते हैं कि शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है और आत्मा एक सिम कार्ड की तरह है, जिसके सिग्नल्स मोबाइल फोन से बाहर आने के बाद भी बंद नहीं होते। लेकिन अब शरीर को भी अमर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। अगर इंसान इसमें सफल रहा तो फिर अलग अलग धर्मों में दी गई मृत्यु की परिभाषाएं भी हमेशा के लिए बदल जाएंगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी इंसान बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और इसे ही संसार कहा जाता है। जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यह मोक्ष आपको मशीनें ही दिलाने लगे। इस्लाम में भी माना जाता है कि मृत्यु शरीर और आत्मा को अलग कर देती है और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया का सफर शुरू होता है। लेकिन हो सकता है कि विज्ञान ऐसी नौबत अब आने ही ना दे। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है, जिसके मुताबिक अच्छे कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं और बुरे काम करने वाले नरक में जाते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अच्छे और बुरे कर्म करने वाले दोनों ही तरह के लोगों के पास किसी प्रयोगशाला में जाकर खुद को अमर बनाने का विकल्प हो। उन्हें स्वर्ग या नरक में जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो सब यहीं रहेंगे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का सामना मृत्यु के इस सच से करवाया है। आपको शायद पहली बार मृत्यु के बारे में ऐसा एहसास हुआ होगा कि मृत्यु आपके आसपास ही घूम रही है और आपको भी पकड़ सकती है। लेकिन साथ ही इससे जीवन के प्रति लोगों का मोह भी बढ़ा दिया है। जीवन का यही मोह अब प्रयोगशालाओं में अमर होने की कोशिश कर रहा है, जिसे आज आपको हमारे इस विश्लेषण के जरिए समझना चाहिए। कोरोना वायरस ने जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को एक बार फिर सामने ला दिया है। जीवन लॉकडाउन में है तो मोक्ष की आकांक्षा लॉकर्स में बंद है। बिहार के गया में पूर्वजों का पिंडदान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि यहाँ गयासुर नाम के एक राक्षस को भगवान विष्णु ने अपने पैरों में दबा रखा है।
गयासुर को आशीर्वाद प्राप्त है कि उसे यहाँ हर रोज एक पिंड और एक मुंड जरूर मिलेगा, यानी किसी न किसी का शव यहाँ आएगा और किसी न किसी का पिंडदान जरूर किया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस ने सदियों पुरानी प्रथा में भी अड़चन डाल दी है। अब स्थानीय पंडे बारी बारी अपने ही पूर्वजों का पिंडदान कर इस प्रथा को जीवित रखे हुए हैं। पिंडदान का प्रथा है यहाँ पर प्रत्येक दिन पढ़ना, तो मुंड तो पड़ रहा है लेकिन पिंडदान नहीं रोज हो पा रहा है, तो सब बंदी के कारण। तो इसीलिए हम लोग अपने पंडा समाज जो हैं उस समाज से हर व्यक्ति एक करके प्रत्येक दिन पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करने से पितृलोक का मुक्त होता है। इस जगह भगवान को चरण पर पिंडदान करने से पितृ मुक्त, पितृ का उद्धार होता है। पिताजी का नाम से, पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी सभी का नाम से। मान्यता है कि अगर राक्षस गयासुर को एक पिंड और एक मुंड नहीं मिला तो वो बाहर आकर विकराल रूप धारण कर लेगा। लेकिन फिलहाल गयासुर ने तो नहीं, कोरोना वायरस ने विकराल रूप जरूर धारण कर लिया है। अब इस वायरस को हराने के साथ साथ वैज्ञानिक जीवन को और मजबूत बनाने के तरीके भी ढूंढने लगे हैं। भूख, अकाल और महामारियों के खिलाफ इंसानों की जंग आज भी जारी है, लेकिन इंसानों को इसमें जीत मिलती दिखाई दे रही है। बड़े पैमाने पर पड़ने वाले अकालों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों ने काबू कर लिया है। भूख से मरने वालों की संख्या भी पहले से कम हुई है। महामारियां अब जल्द पकड़ में आ जाती हैं और वैज्ञानिक दिन रात की मेहनत के बाद इनका इलाज भी आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं। यानी जो विपदाएं ईश्वर की नाराजगी का प्रतीक थीं, उन विपदाओं को अब प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे ट्यूब्स में थाम लिया गया है। अब अगला कदम इंसानों की उम्र को दोगुना तिगुना करने की तरफ उठाया जाएगा, या फिर यही लैब्स अमरता का अमृत भी बनाने में सफल हो सकती हैं। अमेरिका के मशहूर मेयो क्लिनिक में चूहों पर एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के दौरान चूहों के शरीर से वो खतरनाक कोशिकाएं हटा दी गईं जो खतरनाक बीमारियों की वजह बनती हैं। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिक चूहों की उम्र को करीब 35% तक बढ़ाने में सफल रहे। With this model, you can remove senescent cells from a mouse. And using this model, we asked a long-standing question as to what is the role of these so-called senescent cells in the aging process. And basically what senescent cells are cells that are stressed, and because of them being stressed, they are not dividing anymore. They stop dividing, and then they develop a secretome, which is a collection of factors that they secrete into their environment, thereby influencing the cells around them. And it has been thought that these cells can have both positive and negative functions. So we constitutively, so constantly removed the cells from normal mice, senescent cells from normal mice, and found that it actually extended their lifespan with about 25 to 35%. अब दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भी इस मिशन में जुटे हैं कि कैसे उम्र को बढ़ने से रोका जा सके, या फिर उम्र को इतना बढ़ा दिया जाए कि इंसान बीमारियों से नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा से मरने के काबिल हो जाए। इनमें से कुछ उद्योगपति हैं पीटर थियल, लैरी एलिसन, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज। ये सब दुनिया के सबसे कामयाब उद्योगपतियों में शामिल हैं। लेकिन अब ये अपनी कामयाबी को जीवन की सीमा बढ़ाने की दिशा में निवेश कर रहे हैं। रे कुrzweil भी एक ऐसे ही उद्योगपति हैं जो मानते हैं कि आने वाले समय में तकनीक और जीवन एक बिंदु पर आकर आपस में मिल जाएंगे। Ultimately, we'll merge with this technology. It's already very close to us. When I was a student, it was across campus. Now it's in our pockets. What used to take up a building now fits in our pockets. What now fits in our pockets would fit in a blood cell in 25 years. And we will begin to actually deeply influence our health and our intelligence as we get closer and closer to this technology. होमो डियस और सेपियंस जैसी मशहूर किताबों के लेखक युवल नोहा हरारी भी मानते हैं कि भविष्य में खतरनाक रोगों का पता लगाना आसान हो जाएगा। बहुत पहले ही रोगों की जानकारी मिल जाने से इंसान के ज्यादा लंबा जीने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी।
I could have an AI doctor monitoring my body 24 hours a day with biometric sensors and so forth, it could discover this long before I feel anything. At a stage when it's still very cheap and easy and painless to cure it. So this is wonderful. महामारियां, युद्ध और आपदाएं इंसान के लिए चुनौतियां तो लेकर आती हैं, लेकिन इंसानों की जिद हर चुनौती के पार जाना जानती है और यहीं से उन मृत्युंजयों का निर्माण होता है जिनकी आत्मा के साथ साथ शरीर भी अमर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डराती है वो है मृत्यु। लेकिन आज हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मृत्यु शोक का विषय है या मृत्यु प्रसन्नता का विषय है। जब किसी की मृत्यु हो तो उसे कैसी भावना से उसका स्वागत करना चाहिए या क्या करना चाहिए उस समय। इंसानों को आज इसी अंतर को समझने की जरूरत है। विज्ञान मृत्यु पर विजय कब हासिल करेगा ये तो हम कह नहीं सकते अभी, लेकिन आप चाहें तो आज ही मृत्यु के भय पर विजय हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम में से किसी के सामने मृत्यु आकर खड़ी भी हो जाए तो क्या हम मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर पाएंगे? क्या हम खुद से ये कह सकते हैं कि हमने अब तक जो भी किया पूरी लगन से किया, पूरी तन्मयता के साथ किया और हमारे परिश्रम को हमारी मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती? ऐसा कहने वाले शायद इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे। ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग होंगे कि अब मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ संचय करने में लगे रहते हैं। किसी को धन से प्यार है, किसी को अपनी कुर्सी से प्यार है, किसी को भौतिक वस्तुओं को जमा करने का शौक है और उनके ये सारे काम कभी खत्म नहीं होते। भगवत पुराण में सम्राट ययाति से जुड़ी एक कथा आती है, बड़ी मशहूर कहानी है। इस कथा के मुताबिक ययाति की उम्र 100 वर्ष हो चुकी थी। उनके पास बड़ा महल था, दुनिया भर की संपदा थी और उनके कई पुत्र भी थे। लेकिन जब ययाति के सामने मृत्यु आई तो वो मरने के लिए तैयार नहीं हुए। ययाति ने मृत्यु से कहा कि अभी तो वो बहुत अतृप्त हैं, बहुत प्यासे हैं, वो अभी और कई वर्षों तक जीवित रहना चाहते हैं। इसके बाद उनका मृत्यु से समझौता हो गया। इस समझौते के मुताबिक ययाति को अपने पुत्रों से उनकी उम्र मांगनी थी, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु को छोड़कर कोई भी, उनके किसी भी पुत्र ने उनकी उम्र वो देने के लिए राजी नहीं हुआ। ययाति ने पुरु को अपना बुढ़ापा दे दिया और उससे उसका यौवन ले लिया। इसके 100 वर्षों के बाद जब फिर से मृत्यु ने दस्तक दी तो ययाति फिर से गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि अभी तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी हैं और वो इन्हें पूरा किए बगैर मरना नहीं चाहते। और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कहा जाता है कि ययाति 1000 वर्ष तक मृत्यु को टालते रहे, लेकिन फिर भी ययाति को वासनाओं से तृप्ति नहीं मिली और आखिरकार उन्हें बात समझ में आई और उन्होंने वैराग्य ले लिया। ययाति को तो यह बात 1000 वर्ष के बाद ही सही तब समझ में आई, लेकिन क्या हम में से कोई इस बात को आज और अभी समझ सकता है? ये कहानी थी, इसलिए एक सम्राट को मृत्यु ने कई मौके दिए, लेकिन असल जीवन में ऐसा नहीं होता। आपको और हमें मृत्यु एक और मौका नहीं देगी। असल जीवन में मृत्यु पहली और अंतिम बार ही आती है और असल जीवन में सामान्यतः कोई अपनी उम्र आपको देकर आपकी मृत्यु को टाल भी नहीं सकता। हालांकि वैज्ञानिक आपको कुछ दवाएं देकर ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह भी सिर्फ मृत्यु को कुछ देर टालने के लिए है। अगर आप वाकई में अमर होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को इतना यादगार बनाइए कि आपके जाने के बाद भी आपसे जुड़ी बातें और यादें हमेशा आपको ऐसे ही जीवित रखें। अभी हमने आपको उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के बारे में बताया जो मृत्यु पर विजय पाने की कोशिश में लगे हैं और लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन की रक्षा करने वालों को ही मारना चाहते हैं, उन्हें ही निशाना बनाते हैं। हमने आपको डीएनए की शुरुआत में पंचकुला की खबर दिखाई थी। जो पुलिसकर्मी लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति का अकेलापन समझ रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए बर्थडे केक लाकर दे रहे हैं, उसका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हीं पुलिस वालों पर इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं पर पत्थर मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां कोरोना फाइटर्स के साथ ऐसा सलूक होता है जिस तरह का सलूक हमारे देश में इस समय हो रहा है? आज हमारे पास पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कुछ तस्वीरें आई हैं जो हम आपको बिना दिखाए रह नहीं सकते। ये तस्वीरें तो हमें दिखानी ही पड़ेंगी। यहाँ लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस गई थी और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी वहां पर गई और उस पर हमला हुआ और उन पर पत्थर फेंके गए। ये तस्वीरें हावड़ा के टिकियापारा इलाके की हैं।
यहां पर भीड़ इकट्ठा करके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो भीड़ को हटाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, उन पर बॉटल्स फेंकी गई। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया। भीड़ के बीच फंसे एक पुलिसकर्मी की मदद के लिए पुलिस की बाकी की टीम और रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची तो इन जवानों पर भी इस भीड़ ने हिंसक हमला किया। भीड़ में फंसे पुलिसकर्मी को तो इन लोगों ने किसी तरह से जाने दिया, लेकिन बाकी फोर्स को इस गली के अंदर वहां प्रवेश नहीं करने दिया गया है। किस तरह से पुलिस और आरएएफ के जवानों को इन लोगों ने दौड़ाया, उन पर पत्थर फेंके, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि इस देश में हर शहर में ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस जाने से घबराती है, जहां पुलिस भी जा नहीं सकती, जहां इस देश का कानून नहीं चलता। ये भी वही इलाका है। पुलिस ऐसी जगह पर जाने से क्यों डरती है, क्यों नहीं जा पाती, उसका जवाब इन तस्वीरों में छिपा हुआ है। आप देखिए पुलिस की यहां हालत क्या है। इस तस्वीर को देखने के बाद अब आप सोचिए कौन सा पुलिसकर्मी दोबारा इस जगह पर जाने की हिम्मत करेगा। क्या इस देश में किसी की हिम्मत है जो ऐसे इलाकों में देश के संविधान को लागू करा दे, जो ऐसी जगहों पर देश के कानून को लागू करा दे? जो प्रधानमंत्री यहां दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, उनकी बातों को इन इलाकों में लागू करवा दे? कोई है ऐसी फोर्स? जवाब है शायद नहीं। और इसीलिए ये इलाके ऐसे हैं जहां एक अलग देश बन चुके हैं। ये ऐसे देश हैं जहां पर भारत का कानून, भारत की पुलिस नहीं चल सकती। सोचिए, जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, कहा जाता है रमजान के इस पवित्र महीने में सिर्फ अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने चाहिए, और बुरे ना तो कर्म करने चाहिए और बुरे विचार भी आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए इस पवित्र समय में। और उस समय इस तरह के हिंसक विचार इस भीड़ के मन में आ रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब हावड़ा का ये इलाका कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है। ये हावड़ा में कोरोना वायरस का रेड जोन है, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन इस समय होना चाहिए। यहां पर तो एक व्यक्ति भी घर से बाहर निकल नहीं सकता। ये रेड जोन है, लेकिन लोग ना तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, न ही नियमों का पालन कर रहे हैं यहां। और यही बात हमने इंदौर में देखी थी, यही हमने मुरादाबाद में देखा, और यही हावड़ा में भी देख रहे हैं। पूरा देश इस तरह की तस्वीरें तब से दिख रहा है जब से कोरोना वायरस के खिलाफ हम सब युद्ध लड़ रहे हैं। ये देश के दुश्मनों से कम नहीं है, क्योंकि जब देश एक युद्ध लड़ रहा है तो उस युद्ध के सैनिकों पर ही ये लोग हमला कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो देशद्रोही है वो कौन होता है? देशद्रोही यही लोग होते हैं, क्योंकि आज आप और हम, ये पूरा देश एक युद्ध काल में है। और देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही वो होता है जो मन ही मन ये कामना कर रहा होता है कि मेरा देश इस युद्ध में हार जाए, जो मन ही मन ये कोशिश करता है कि वो अपने देश की सेना को उस युद्ध में हरा दे। और ये सारे लोग वही हैं जो चाहते हैं कि भारत इस युद्ध में हार जाए। अब हम 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको सिंगापुर में हुए एक रिसर्च के बारे में बताएंगे, जिसमें भारत में कोरोना वायरस खत्म होने की तारीख बताई गई है। ये वो बात है जो आप सबके मन में होगी। आप सब जानना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस आखिर भारत से खत्म कब होगा। तो आज हम आपको तारीख बता देंगे। ये लॉकडाउन में रह रहे 135 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत उत्साहजनक खबर है। तारीख हमें पता है जो इस रिसर्च में बताई गई है, लेकिन अभी आपको नहीं बताएंगे। इस ब्रेक के बाद जब हम आपको आएंगे वापस, तो आपको बताएंगे कि किस तारीख को कोरोना वायरस भारत से वापस चला जाएगा। At 9.
हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह है। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून। अब हम आपको चीन लेकर चलते हैं और हम आपको चीन की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, जहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना काल के बाद आपका भविष्य कैसा होने वाला है। ये चीन के हांगचो शहर के एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें हैं। यहां लॉकडाउन के बाद बच्चे पहली बार स्कूल में लौटे हैं, अपने अपने क्लासरूम्स में लौटे हैं। अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो क्लासरूम में बच्चे एक खास तरीके के हैट्स पहनकर बैठे हुए हैं, जिन हैट्स के किनारे काफी लंबे हैं। ये बहुत चौड़े हैट्स हैं। सब बच्चे हैट्स पहनकर आए हैं। बच्चों को ये हैट्स इसलिए पहनाए गए हैं जिससे स्कूल और क्लासरूम में बच्चों के बीच एक उचित दूरी बनी रहे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इस तरह के हैट्स बच्चों को पहनाकर स्कूल भेजा गया है। इन्हें 1 मीटर हैट्स कहा जाता है, जिनके जरिए स्कूल में बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और इससे ये सारे बच्चे भी एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 1 मीटर हैट पहना हुआ है।
चीन में खासतौर पर प्राइमरी स्कूल्स खुलने पर यह हर तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूल आने पर भी बच्चों को वायरस संक्रमण का कोई खतरा न हो। स्कूल आने पर बच्चों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। स्कूल में बच्चों के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और नियमित अंतराल पर बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। स्कूल में बच्चों को एक दूसरे को छूने की इजाजत नहीं है। दूरी बनाए रखने के लिए ऐसे स्पेशल हैट्स बनाए गए हैं जिन पर यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे इसे कहीं तोड़ न दें। तो सब बच्चे ये खास तौर पर बने हैट्स पहनकर अब स्कूल जा रहे हैं चीन में इस तरह के हैट्स का एक इतिहास रहा है। आज से करीब 1000 साल पहले चीन में सोंग वंश के सम्राट और उनके दरबारी इसी तरह के हैट्स पहनते थे। सोंग वंश के पहले सम्राट का नाम था ताइजू। सम्राट ताइजू ने इस तरह के खास हैट्स को इसलिए डिजाइन करवाया था तब, जिससे उनके दरबार में जब उनके दरबारी बैठें तो वो एक दूसरे के कान में कानाफूसी ना कर सकें, क्योंकि वो 1 मीटर हैट्स पहनते थे जिससे कि ये दरबारी एक दूसरे के कान में कानाफूसी ना कर सकें। इसलिए इन्हें बड़े बड़े हैट्स पहनाए जाते थे आज से 1000 साल पहले। आप इसे इतिहास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया गया पहला प्रयोग भी कह सकते हैं। हालांकि इसका मकसद कानाफूसी रोकना था और आज की सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद संक्रमण को रोकना है। चीन में कई जगहों पर जनवरी से स्कूल और कॉलेज बंद थे, लेकिन अब वहां कोरोना का खतरा कम होने पर धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। शंघाई में मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों ने फिर से अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है। बीजिंग में भी उन्हीं छात्रों को स्कूल जाने की मंजूरी अभी मिली है जिन्हें जुलाई में होने वाले यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। ये चीन में बहुत मुश्किल एग्जाम माना जाता है, लेकिन इस समय तो सबकी परीक्षा कोरोना वायरस ले रहा है। चीन में स्कूल तो फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के खतरे के बीच सभी लोग बहुत सतर्क भी हैं। स्कूल में आने वाले छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता के नियमों का पूरा पालन करना होता है और स्कूल में प्रवेश के वक्त और नियमित अंतराल पर छात्रों का टेम्परेचर चेक करना होता है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जा रहा है। स्कूल के गेट पर छात्रों को अपने मोबाइल फोन में एक विशेष ऐप पर रिसीव हुए ग्रीन कोड को दिखाना होता है, जिसके बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री और क्लास में बैठने की इजाजत मिलती है। इसके जरिए इस मोबाइल ऐप में जब ये ग्रीन कोड आता है, उस ग्रीन कोड के जरिए पता चलता है कि उस छात्र से कोरोना संक्रमण का खतरा है या नहीं, यानी ये छात्र सेफ है या नहीं है। चीन में कोरोना के खतरे पर नजर रखने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि किसी सार्वजनिक जगह पर जाने में, उदाहरण के तौर पर जैसे बस या ट्रेन में यात्रा करने या स्कूल जाने पर एंट्री गेट पर ही आपको अपने मोबाइल फोन से एक QR कोड स्कैन करना होता है और स्कैन करने पर अगर मोबाइल फोन पर ग्रीन कोड आता है तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं और आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपके मोबाइल फोन में ऑरेंज कोड आता है तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को क्वारंटीन में रहना होगा और अगर रेड कोड आ जाए तो इसका मतलब है कि या तो उस व्यक्ति को वायरस का संक्रमण है या फिर वो किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आया है। इस तरह के मोबाइल ऐप्स अब चीन में लोगों से डाउनलोड करने के लिए कहा गया है और तकरीबन सब लोगों के मोबाइल फोन्स में ये ऐप्स हैं। और आपको याद होगा भारत सरकार ने भी आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। आप भी उस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का नाम आपको याद होगा, उसका नाम है आरोग्य सेतु। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगे तो आपको भी यही सारी सुविधाएं और यही सारी जानकारी मिल पाएगी जो कि चीन के लोगों को मिल रही है और आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि आसपास आपके कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो कि संक्रमित होने का जिसे खतरा है या जो सेफ नहीं है। चीन के बाकी शहरों की तरह अब वुहान ने भी स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है और यहीं से आपको याद होगा कोरोना वायरस सबसे पहले फैला था। वुहान में 6 मई से स्कूल खुल जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस समय दुनिया के करीब 90% छात्र यानी करीब 130 करोड़ छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने घरों पर छुट्टियों पर बैठे हैं। भारत में लॉकडाउन का 6ठा हफ्ता है। सबसे ज्यादा ये बात बच्चे ही पूछते हैं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब स्कूल खुलेंगे। लेकिन अब सवाल तो ये भी है कि कोरोना काल के बाद स्कूल खुलेंगे तो उनका स्वरूप कैसा होगा? क्या हमारे स्कूल अब पहले की तरह रह पाएंगे? किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे स्कूलों में पढ़ाई होगी? किस तरह से वायरस के खतरे और डर के बीच
क्लासेस चलेंगी तो क्या बच्चे दोबारा ऐसे ही अपने स्कूल और क्लासरूम्स में जा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि लॉकडाउन से आजादी कब मिलेगी, कोरोना वायरस से आजादी कब मिलेगी, ये कोरोना वायरस हमारे देश से कब जाएगा? इसका अभी तक एक ही जवाब है कि आपको यह आजादी तब मिलेगी जब कोरोना से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब यक्ष प्रश्न यह है कि कोरोना से आपको मुक्ति कब मिलेगी? और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने, जिसने 25 मई तक भारत में कोरोना के 97% खत्म होने की भविष्यवाणी की है। यह भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसमें करीब 85 देशों में कोरोना संक्रमण के मामले और स्वस्थ होने वाले मरीजों के डेटा का अध्ययन किया गया है और उसके आधार पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है भारत में 25 मई तक कोरोना संक्रमण के 97% मामले खत्म हो जाएंगे। 4 जून तक यह संक्रमण 99% तक खत्म हो जाएगा और इसे पूरी तरह खत्म होने में 1 अगस्त तक का समय लगेगा। यानी 1 अगस्त तक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। इसी तरह पूरी दुनिया में 30 मई तक 97% कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। 16 जून तक यह 99% तक खत्म हो जाएगा और 100% खत्म होने में 27 नवंबर तक का वक्त लगेगा पूरी दुनिया को। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अमेरिका में 15 मई तक 97% कोरोना वायरस समाप्त हो सकता है। वहां 27 मई तक 99% और फिर 5 सितंबर तक इस वायरस की पूरी तरह से अमेरिका से विदाई होने का अनुमान है। इस स्टडी के मुताबिक मई के महीने में 10 देशों में और जून के महीने में 11 देशों में कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जुलाई तक 22 और देशों में कोरोना संकट समाप्त हो जाएगा। वहीं सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और सऊदी अरब समेत 17 देश अगस्त के महीने के अंत तक कोरोना मुक्त हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ही होगा ये जरूरी भी नहीं है। ये सिर्फ एक स्टडी है और ये स्टडी कितनी सही साबित होगी ये हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भविष्यवाणी सभी देशों में कोरोना संक्रमण की स्टेज और स्थिति को देखते हुए महामारी के जीवन चक्र के अनुमान पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डेटा मिला है उस पर आधारित है, जिसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जो कोरोना संक्रमण के रोज बदलने वाले आंकड़ों के साथ बदलती रहेंगी। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या और पुराने मरीजों के ठीक होने की दर के आधार पर कोरोना खत्म होने की तारीख घटती और बढ़ती रहेगी। इस रिपोर्ट से एक बार फिर से यह बात साबित होती है कि हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ज्यादा पालन करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे देश को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। वैसे इस वक्त देश में लॉकडाउन का कोरोना पर क्या और कितना असर और क्या असर हो रहा है, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके आंकड़े भी देश के सामने रखे हैं। अब भारत के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई नया मरीज नहीं मिला है। 39 जिलों में 21 दिन से और 17 जिलों में 28 दिनों से नया मामला नहीं आया है। इस वक्त देश में संक्रमण के कुल 29,435 मामले आ चुके हैं। कल सुबह जब तक आप उठेंगे 30,000 हो चुके होंगे, जिनमें से 7,803 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 937 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से एक भी मरीज की मौत होना बेहद दुखद है, लेकिन सोचिए अगर लॉकडाउन ना किया गया होता तो यह संख्या कितनी ज्यादा हो सकती थी। कोरोना संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन कितना कारगर साबित हो रहा है, इसका पता देश में कोरोना की कम होती रफ्तार से आपको लगेगा। लॉकडाउन से पहले 21 से 25 मार्च के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या में प्रतिदिन 22% की बढ़ोतरी हो रही थी। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में 26 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान यह घटकर 18% हुई। 2 से 7 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में 16% रह गई। तीसरे हफ्ते में घटकर 12% और चौथे हफ्ते में यह 8% हो गई। और अब लॉकडाउन के 5वें हफ्ते में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले 7% की दर से बढ़ रहे हैं, जो कि पहले के मुकाबले बहुत कम है। यानी लॉकडाउन ने कोरोना को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे एक अच्छी बात यह भी है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी तेजी से बढ़ रही है। अब हमारे देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 23.4% हो गया है। इस मामले में केरल सबसे ऊपर है, जहां रिकवरी रेट 98.8% है।
98.3% के साथ हरियाणा दूसरे और 97.7% रिकवरी रेट के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा खराब है। गुजरात का रिकवरी रेट 67.5% है। भारत में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 4% लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। यानी 100 लोगों की जांच हो रही है तो 4 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, 4%। इस मामले में भी भारत कई देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है। भारत में कुल कोरोना जांच में संक्रमण की पुष्टि की दर 4% है, जबकि अमेरिका में 18 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है हर 100 में से। इटली में यह दर 11% है, फ्रांस में 26%, स्पेन में 21% और ब्रिटेन में 28%। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की भारत से तुलना की जाए तो इन देशों में 80% ज्यादा मामले सामने आए हैं और वहां भारत के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मौत हो रही है, जो बताता है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी का ज्यादा मजबूती से सामना कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब तक देश में कोरोना का एक भी मरीज है, तब तक देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी पूरी ताकत के साथ इस युद्ध को ऐसे ही लड़ना होगा। अब हम दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक UFO यानी उड़न तश्तरियों का एक संक्षिप्त विश्लेषण आपके लिए करेंगे। वैज्ञानिकों की भाषा में इसका पूरा नाम है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए इसे UFO कहा जाता है, यानी हवा में उड़ने वाली ऐसी वस्तु जिसे पहचाना ना जा सके। दुनिया में एलियंस और UFO के बारे में लगातार चर्चा होती है, आपने इस पर फिल्में भी देखी होंगी और अब पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर UFO के 3 वीडियोज रिलीज किए हैं। ये वीडियोज US नेवी के F-18 फाइटर जेट्स में लगे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किए गए थे। इन वीडियोज में ये UFO ऐसे हवाई स्टंट कर रहे हैं जो दुनिया में मौजूद किसी भी एविएशन टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करते समय US नेवी के पायलट्स इन UFOs की तेज रफ्तार से भी चकित हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। इनमें से एक वीडियो की रिकॉर्डिंग नवंबर 2004 में प्रशांत महासागर के इलाके में हुई थी और बाकी के 2 वीडियोस को जनवरी 2015 में US नेवी के पायलट्स ने रिकॉर्ड किया था। ये तीनों वीडियोस वर्ष 2007 और फिर 2017 में लीक भी हुए थे। तब अमेरिका के एक अखबार और UFOs के बारे में रिसर्च करने वाली एक संस्था ने इन्हें रिलीज कर दिया था, लेकिन तब अमेरिका ने कुछ इसके बारे में औपचारिक रूप से नहीं कहा था। पिछले वर्ष सितंबर में US नेवी ने इन वीडियोस के सच होने की बात मानी थी और अब इन्हें आधिकारिक तौर पर जारी करके वो इन वीडियोस के असली होने को लेकर किसी भी भ्रम को दूर करना चाहते हैं। यानी जो तस्वीरें इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी स्पेशल इफेक्ट से नहीं बनाई गई है। आप बड़ी स्क्रीन पर भी अगर आप इन्हें देखेंगे तो शायद ध्यान से देख पाएंगे। हालांकि ये तस्वीरें बहुत दूर से ली गई हैं, इनमें आपको UFO बहुत साफ साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई ऐसी वस्तु है जो हवाई जहाज जैसी नहीं दिखती। इसका आकार और जिस तरीके से इसकी मूवमेंट है वो काफी अलग है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि अब अमेरिका की सरकार एलियंस के अस्तित्व पर भरोसा कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन वीडियोस में दिखे UFOs के बारे में उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। एलियंस और UFOs के बारे में आपने भी बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, फिल्में भी देखी होंगी। आज आप US नेवी के फाइटर जेट्स के उन पायलट्स की बातचीत भी सुन सकेंगे जिन्होंने इन वीडियोस को रिकॉर्ड किया है। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे और ये बातचीत किसी फिल्म से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब आप सुनिए कि ये पायलट्स क्या बात कर रहे हैं आपस में। You got moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, fly. Yeah. On, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's a look at that thing, it's rotating.
अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इन वीडियोस में दिख रही आकृतियों को यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी कह रहा है। यूएपी का अर्थ है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन, यानी अज्ञात हवाई घटना। अब तक दुनिया के कई देशों में सैकड़ों बार उड़न तश्तरियों के दिखाई देने का दावा किया जा चुका है, लेकिन किसी भी देश ने पहली बार यूएफओ के वीडियोस को आधिकारिक तौर पर जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ये वीडियोस अब क्यों रिलीज किए हैं, क्योंकि ये वीडियोस तो काफी पुराने हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन वीडियोस से उनकी सेना के किसी संवेदनशील क्षमता या उनके किसी संवेदनशील सिस्टम या जानकारी के बारे में खुलासा नहीं होता, और इस समय ये वीडियो किसी महत्वपूर्ण जांच का हिस्सा भी नहीं है। ऐसी घटनाओं की जांच के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2007 से 2012 तक एक सीक्रेट प्रोग्राम भी चलाया था, और इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर करीब इस प्रोग्राम पर 166 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस सीक्रेट मिशन पर। यानी अमेरिका के पास यूएफओज के बारे में ज्यादा जानकारी हो सकती है। यह भी संभव है कि अमेरिका इन यूएफओज के अस्तित्व पर भरोसा शायद करता हो। विशेषज्ञों के मुताबिक इन वीडियोस में से इनसे साबित हो गया है कि इस ब्रह्मांड में शायद हम अकेले नहीं हैं, यानी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। यह भी संभव है कि वो सभ्यता हमारे मुकाबले बहुत आधुनिक हो, क्योंकि हमारी सभ्यता इतने वर्षों से किसी एलियन की तलाश नहीं कर पाई, लेकिन ऐसे यूएफओज हमारी पृथ्वी पर अक्सर दिखाई देते रहते हैं, जिनके किसी और ग्रह से आने का दावा किया जाता है। वर्ष 1973 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यह दावा किया था कि उन्होंने भी एक यूएफओ को देखा है। वो इतने महत्वपूर्ण पद पर रह चुके थे, इसलिए उनकी बातों को तब लोगों ने सच मान लिया था और बहुत महत्वपूर्ण माना गया था इस खुलासे को। दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस की मौजूदगी पर चर्चा और रिसर्च करने के लिए हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे भी मनाया जाता है। अब आपको यूएफओ या उड़न तश्तरी के इतिहास के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं। 24 जून 1947 को मशहूर बिजनेसमैन केनेथ आर्नोल्ड ने पहली बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अजीबोगरीब 9 आकृतियों को हवा में उड़ते हुए देखा था। 9 अजीबोगरीब आकृतियों को। उस वक्त आर्नोल्ड ने कहा था कि ये आकृतियां उसी तरह हिल रही थीं जैसे समुद्र की लहरों में कोई तश्तरी हिलती है। इसके बाद 2 जुलाई 1947 को अमेरिका के रोजवेल इलाके में एक स्पेस क्राफ्ट का मलबा मिला था। वहां मौजूद लोगों ने एलियंस के शवों को भी देखने का दावा किया। हालांकि यूएस एयरफोर्स ने वर्ष 1994 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यह मलबा वेदर बलून का था, यानी यह मौसम की जानकारी देने वाले गुब्बारे का मलबा था, और जिन्हें एलियंस का शव माना गया वो वास्तव में डमीज थे। हालांकि 73 वर्षों के बाद भी इस घटना पर विवाद बना हुआ है। इस तरह की घटनाओं के बाद वर्ष 1948 में यूएस एयरफोर्स ने जांच के लिए प्रोजेक्ट साइन शुरू किया। इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट साइन। इसके बाद वर्ष 1952 से लेकर 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत इस तरह की 12,000 घटनाओं पर रिसर्च किया गया और रिपोर्ट बनाई गई। यानी अमेरिका में यूएफओज के दिखाई देने की हजारों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भारत में भी कई जगहों पर यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन ऐसी किसी घटना की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। अब अमेरिका के इन वीडियोस को जारी करने के बाद यह तय है कि यूएफओ या एलियंस के अस्तित्व को अब एक नई नजर से देखा जाएगा। अब लोगों को इंतजार उस समय का रहेगा जब दूसरी दुनिया के कुछ और राज हमारी दुनिया के सामने खुलेंगे। हवा में दिखाई देने वाले यूएफओज के बाद अब हम हवा में छिपकर हमला करने वाले वायरस की बात करेंगे, और यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसका विश्लेषण इन दिनों पूछे जा रहे एक सवाल पर आधारित है, और वो सवाल यह है जो आपके मन में भी होगा कि क्या घर, दफ्तर और किसी रेस्टोरेंट में लगे एयर कंडीशनर से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? इसका सीधा जवाब यह है कि आपकी कार में लगे एसी और आपके घर में लगे स्प्लिट या विंडो एसी से यह वायरस नहीं फैल सकता, लेकिन अगर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो उससे यह वायरस फैल सकता है। आपके घर या ऑफिस में लगा विंडो या स्प्लिट एसी किसी एक कमरे के तापमान को ही नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जिन दफ्तरों और घरों में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है वहां एक ही हवा बार बार रिसर्कुलेट होती है, और यही हवा सर्कुलेशन के जरिए घर या दफ्तर की अलग अलग जगहों तक पहुंच जाती है। हवा का यही सर्कुलेशन आपको कोरोना वायरस से भी संक्रमित कर सकता है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक ही जगह पर हवा को ठंडा किया जाता है और फिर उसे किसी घर या दफ्तर की अलग अलग जगहों तक पहुंचाया जाता है।
अगर ऐसे किसी घर या ऑफिस में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो छींकता है या खांसता है तो इससे हवा में छोटी छोटी बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स फैलने की आशंका बढ़ जाती है। अक्सर इन्हीं ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस छिपा होता है। किसी दफ्तर, घर या रेस्टोरेंट में लगे एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में ये ड्रॉपलेट्स देर तक रह सकते हैं और दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की एक रिसर्च के मुताबिक चीन के ग्वांगजू शहर में एक एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट में आसपास बैठे 3 परिवारों के बीच इस वायरस का संक्रमण फैल गया। यह खबर आपको चिंता में डाल रही होगी, लेकिन हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हुआ कैसे और इसमें रेस्टोरेंट में लगे एयर कंडीशनर की क्या भूमिका थी। चीन के इस रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनर के सामने हवा बहने की दिशा में 20 फीट की जगह पर 3 टेबल्स लगे हुए थे। हर एक टेबल के बीच 3 फीट की दूरी थी और एसी की वजह से वहां की हवा लगातार रीसर्कुलेट हो रही थी, यानी घूम घूम कर एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। इसमें टेबल नंबर 2 पर बैठे परिवार में एक 63 वर्ष की महिला वुहान शहर से लौटी थी और उससे ही इस रेस्टोरेंट में मौजूद 10 लोगों को संक्रमण हुआ। इन लोगों में उस महिला के परिवार के 5 लोग भी शामिल थे। टेबल नंबर 2 के करीब टेबल नंबर 1 पर बैठा परिवार एसी के सबसे करीब था और इस रेस्टोरेंट में लंच के बाद इस परिवार के 7 में से 2 लोग संक्रमित हो गए। इन दोनों परिवारों ने इस रेस्टोरेंट में करीब 73 मिनट का समय बिताया था। एसी से सबसे दूर टेबल नंबर 3 था, जहां एक और परिवार बैठा था। इस परिवार के भी 3 लोग बाद में संक्रमित पाए गए। इनके संक्रमण के लिए भी वुहान से आई महिला को ही जिम्मेदार माना गया। कुल मिलाकर टेबल नंबर 2 पर जो महिला बैठी थी उसे पहले से संक्रमण था, यानी इस महिला ने जब खांसा या छींका होगा तब उससे निकले ड्रॉपलेट्स एसी की हवा की मदद से आसपास बैठे लोगों तक फैल गए। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है तो उससे आने वाली हवा आपको भी संक्रमित कर सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से बने ड्रॉपलेट्स हवा में 3 फीट से ज्यादा दूरी तक जा सकते हैं, यानी 3 फीट की दूरी तय कर सकते हैं। अगर इस दौरान हवा का कोई तेज झोंका आ जाए तो ये ड्रॉपलेट्स और भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और ऐसी हवा में सांस लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो सकता है। चिंता की बात यह भी है कि जिस महिला से इस रेस्टोरेंट में संक्रमण फैला उसमें संक्रमण के शुरुआती लक्षण बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक मरीज कहा जाता है। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक का नाम क्या था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक कौन थे? आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। नहीं होता, इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या है। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह ये बैरल है, 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best
to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है एक कोर्ट डिसाइड करे He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं. He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है. Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है. इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं. जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं. A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं तो सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त. A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते. He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं. ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है. He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो. देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है. आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया. And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है. Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता. इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं. न्यूज में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में. इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन. आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है. He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन. कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ. He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं. कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है. कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं. ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं. From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त. To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं. ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है. He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है एक कोर्ट डिसाइड करे. He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं. He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis
international carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शहरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis national carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media.
ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजर और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। 39 वर्ष की उम्र में देश के वीर मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन आज ही के दिन वर्ष 1740 में हुआ था। अपने पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव के निधन के बाद बाजीराव ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। पेशवा बाजीराव युद्ध में इतने कुशल थे कि 20 वर्षों के दौरान उन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं। बाजीराव ने गुजरात, मध्य भारत और कई दूसरे राज्यों में मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। वर्ष 2001 में आज ही के दिन डेनिस टिटो अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले पर्यटक बने थे। डेनिस टिटो ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए रशिया को $20 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अंतरिक्ष यात्रा के लिए डेनिस टिटो ने सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वो करीब 9 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे और 6 मई 2001 को पृथ्वी पर वापस लौटे। वर्ष 1932 में आज ही के दिन येलो फीवर का टीका पहली बार आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। मैक्स थाइलर को वर्ष 1951 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हर वर्ष दुनिया भर में इस बुखार के करीब 2 लाख मामले आते हैं और हर वर्ष इस बीमारी से 30,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह टीका 99% मरीजों को 30 दिन के अंदर इस बीमारी से बचा लेता है। आपको बता दें कि यह रोग कुछ इलाकों में येलो फीवर वायरस फैलाने वाले मच्छरों के काटने से फैलता है। इस बुखार में शरीर पीला पड़ने लगता है, इसीलिए इसे येलो फीवर कहते हैं। देश को पहला ऑस्कर अवार्ड दिलवाने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुआ था। वर्ष 1982 में आई मशहूर फिल्म गांधी के लिए जॉन मोलो के साथ उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। और इसी के साथ वर्ष 1991 में आई फिल्म लेकिन और फिर वर्ष 2002 में आई फिल्म लगान के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। जर्मनी के मशहूर उद्योगपति, जासूस और नाजी पार्टी के सदस्य ऑस्कर शिंडलर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1908 में हुआ था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए नरसंहार में ऑस्कर शिंडलर ने करीब 1200 यहूदियों की जान बचाई थी। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इस विश्व युद्ध में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी। ऑस्कर शिंडलर की जिंदगी पर वर्ष 1982 में एक उपन्यास लिखा गया था और उसी उपन्यास के आधार पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था शिंडलर्स लिस्ट। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्कर शिंडलर की मौत जर्मनी में हुई थी और उन्हें यरूशलेम के एक पर्वत माउंट जायोन में दफनाया गया था। ऑस्कर शिंडलर नाजी पार्टी के अकेले ऐसे सदस्य थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहते हैं तो जीवन से दोस्ती मत कीजिए और मृत्यु से शत्रुता मत कीजिए। दोनों को समान भाव से देखिए। नमस्कार।